नमस्कार, मैं कमल किशोर कठेरिया। देश का किसान आज फिर से आंदोलन पर उतरा हुआ है। इस बार वह खासतौर पर पंजाब का किसान शंभू बॉर्डर पर, हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर जमा है। उनके आंदोलन का केंद्र बिंदु इस समय शंभू बॉर्डर बना हुआ है। वैसे तो पंजाब का किसान दिल्ली की ओर कूच किया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसे दिल्ली पंजाब के शंभू बॉर्डर पर ही रोक दिया और केंद्र सरकार ने दिल्ली की चारों ओर से घेराबंदी कर दी है। जितने भी बॉर्डर दिल्ली से लगते हैं विभिन्न राज्यों के, चाहे वो टिहरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या संधू बॉर्डर हो, सभी पर वहां पर किसानों को आने से रोकने के लिए बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। सड़कों पर कीलें बिछा दी गई हैं, बड़े कटीले तार लगा दिए गए हैं, तमाम कंटेनर रास्ते में रख दिए गए हैं और सीमेंट की बड़े बड़े ब्लॉक रख दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी तरीके से किसान दिल्ली में ना घुस पाए। हरियाणा सरकार ने किसानों को दिल्ली तक पहुंचने से रोकने के लिए अपने हरियाणा और पंजाब के बीच में जो बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां पर भी यही सारे इंतजाम किए हुए हैं। किसान और पुलिस के बीच लगातार संघर्ष चल रहा है पिछले 3 दिन से, और इस बीच न केवल उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बल्कि रबड़ की गोलियों से भी उन पर प्रहार किया गया है। और किसानों के बीच हुई झड़प में 2 लोगों की मौत हो गई। एक जीआरपी के जवान सिपाही की मौत हुई है आंसू गैस के गोलों से निकली हुई गैस में दम घुटकर, और एक किसान की भी मौत हुई है। इसी प्रकार 4 से 5 लोगों की आंखें खराब हो गई हैं और वो अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, और सैकड़ों की संख्या में वो लोग हैं अस्पतालों में भर्ती हैं जिनके रबड़ की गोलियों से जो घायल हुए हैं। राज्य सरकार ने, यहां तक कि राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को जेल में बंद रखने के लिए अस्थायी जेल भी वहां पर बना दी है। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने के लिए बार बार बोल रही है, और दूसरी ओर किसानों पर इस तरीके से जुल्म ढा रही है जैसे कि वो किसान ना हो, आतंकवादी हो और दिल्ली में दंगा करने के लिए जा रहे हो। ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी दूसरे देश से आए हुए हो। ये आंदोलन देखकर 4 साल पुराने किसानों के आंदोलन की याद आ जाती है, जब किसान 378 दिनों तक संधू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैठा रहा था, और जब तक सरकार किसानों कृषि संबंधित 3 काले कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं हुई, तब तक वो लोग अपने आंदोलन पर लगातार बैठे रहे और टस से मस नहीं हुए। उस समय भी 300 से ज्यादा लोगों की जाने गई थी। तो समझ में नहीं आता है कि जब 4 साल पहले सरकार को झुकना पड़ा था किसानों की मांग के आगे, तो इस समय किसानों ने ऐसी क्या मांग कर दी है जिसमें पिछले आंदोलन से सबक न लेते हुए सरकार अड़ी हुई है। किसानों की मांग एमएसपी को लेकर है। वो चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको कानूनी आधार दिया जाए, जैसे कि एमआरपी होती है, जो रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जब उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदता है किसी दुकान से, जैसे कि बल्ब है, टूथपेस्ट है, इस तरह की तमाम चीजें, तो उसमें एमआरपी होती है, जिसके ऊपर कोई भी दुकानदार किसी उपभोक्ता से सामान बेच नहीं सकता है, उपभोक्ता से ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकता है। यदि वह ज्यादा पैसा वसूलता है, ज्यादा ऊंचे दाम पर बेचता है और एमआरपी से ऊपर जाकर, तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया सकता है, मुकदमा दर्ज हो सकता है। किसान ये चाहते हैं कि उसी प्रकार जो एमएसपी है उसको भी कानूनी रूप दिया जाए। वर्तमान समय में एमएसपी है, सरकार विभिन्न फसलों के लिए लगातार हर साल एमएसपी डिक्लेयर करती है, लेकिन उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। यदि पूंजीपति या उद्योग धंधे वाला गरीब किसान से उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर एमएसपी से नीचे दाम पर अपनी पैदावार बेचने के लिए मजबूर करता है, तो कोई किसान उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता, कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। तो किसान केवल ये चाहता है कि उस एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए, ताकि यदि कोई उद्योगपति, कोई पूंजीपति, कोई
कारपोरेट सेक्टर के व्यक्ति उनके जो जो लोग बड़ी संख्या में पैदावार खरीदते हैं, फसल खरीदते हैं, गेहूं ज्वार इत्यादि खरीदते हैं, अपने अपने वेयर हाउस में उसको भर लेते हैं और बाद में ऊंचे दाम पर उसको जो है उपभोक्ता को बेचते हैं। तो वो जब आम किसान से बेचते हैं, ऐसी पैदावार खरीदते हैं, तो वह उनकी गरीबी का फायदा उठाकर उसको कम दामों पर, एमएसपी से नीचे जाकर कम दामों पर बेचने के लिए मजबूर ना करें। इसलिए किसान, खासतौर पे जो गरीब किसान, जो कि 80% इस देश का जो किसान है, उसका एक बड़ा हिस्सा वो इतना अमीर नहीं है कि अपनी फसल को बहुत दिनों तक स्टोर करके रख सके और जब अच्छे दाम मिले तभी बेचे। अधिकांश किसान तो ऐसा है कि जब फसल पैदा होती है तो वो जल्द से जल्द उसको बेचकर कमाई करना चाहता है, ताकि न केवल परिवार का भरण पोषण कर सके, बल्कि अपने बच्चों की, अपनी बेटी की पढ़ाई लिखाई या उनकी शादी ब्याह में भी खर्चा कर सके। तो ऐसे किसानों से ही अक्सर जो है पूंजीपति एमएसपी से नीचे जाकर फसल बेचने के लिए उन्हें मजबूर कर देते हैं। तो उन किसानों की सुरक्षा के लिए ही ये मांग है कि इसमें एमएसपी को कानूनी आधार दिया जाए। इसमें कोई गलत नहीं है, कोई भी आदमी इसको गलत नहीं कर सकता है। देखिए कि कितने अचंभे की बात है कि जिस कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को इस सरकार ने भारत रत्न से नवाजा है, वही उन्हीं कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन ने एमएसपी लागू करने की सिफारिश की थी। लेकिन आज सरकार जो है एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देकर उनको सम्मान तो देना चाहती है, लेकिन उनकी रिकमेंडेशन को, एमएसपी से संबंधित जो रिकमेंडेशन है उसको लागू करना नहीं चाहती, मतलब कानूनी रूप उसको नहीं देना चाहती है। सरकार कहती है कि यदि एमएसपी को लागू किया गया और किसानों को की खरीद 100% अनिवार्य कर दी गई कि एमएसपी से ऊपर ही खरीदी जाएगी, तो 17 लाख करोड़ का बोझ सरकार पर आ जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार सारी खरीद सरकार करती हो। उसकी बहुत बड़े मात्रा में जो पैदावार है उसका बहुत बड़ी मात्रा में उसका उपज का जो हिस्सा है, अधिकांश हिस्सा वो पूंजीपति लोग भी खरीदते हैं। और सरकार जो खुद खरीदती है उस पर भी अगर वो किसानों को अगर इतना पैसा नहीं दे सकती है जिसमें उनकी उपज का उनको उचित लाभ मिले, जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तो इसमें ये तो सरकार के लिए शर्म की बात है। सरकार को निश्चित रूप से कम इतनी कीमत जो कि वो खुद सुनिश्चित कर रही है एमएसपी के लिए, उस कीमत पर तो उसे खुद भी खरीदना चाहिए और पूंजीपतियों और मंडी के लोगों को भी मजबूर करना चाहिए कानूनी रूप देकर एमएसपी को, कि वो एमएसपी से नीचे किसानों को अपनी फसल बेचने के लिए मजबूर ना करे। तो मैं समझता हूं कि किसानों की मांग बिल्कुल जायज है और सरकार को उनकी मांग को स्वीकार करना चाहिए। जब वो भारत में एमएस स्वामीनाथन को दे रहे हैं तो कम से कम उनको ही सम्मान देने के लिए किसानों की इस मांग को एमएस स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट के आधार पर उसे स्वीकार करना चाहिए।